जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मेरे साथ शहबाज राना साहब बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इकॉनमी को इनसे बेहतर कुछ समझता होगा। आप इनके व्यूज़ सुनते रहते हैं, आप इनके कॉलम्स पढ़ते रहते हैं, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा विजडम है और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इनका बाकायदा हाथ है, उनकी नब्ज़ पे। तो इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान चल सकेगा, नहीं चल सकेगा, डॉलर कंट्रोल होगा, नहीं होगा, बिजली के रेट्स कम होंगे, नहीं होंगे, पेट्रोल की क्या बनेगा। और इसके साथ साथ ये जो कर्जे हैं, कर्जों के ऊपर कर्जे, कर्जे के ऊपर कर्जे, इससे पाकिस्तान कभी निकल सकेगा या नहीं निकलेगा? सर हालात क्या हैं? चॉइस साहब हालात बड़े अच्छे हैं। हम जिस डगर पे चल रहे थे उसी डगर पे चल रहे हैं, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, पीडीएम की हो, इंटरम हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल हो। हम कंसिस्टेंट हैं कि हम कंसिस्टेंटली नीचे जा रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अभी जो इस वक्त लग रहा है ना कि सोल्यूशंस बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन सोल्यूशंस की जब बात करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे। आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी और ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स मिलेंगी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के वो रिपोर्ट्स लिखवाई जाती हैं, लिखवा के फिर कमेटीज़ बनाई जाती हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। वो सारी चीज़ें मेरा ख्याल कोई हमारा नेशनल आर्काइव बना उसमें डाल देते हैं और दैट्स ऑल। वैसे कर्जों की क्या सूरत है पाकिस्तान में? ये कहते हैं पिछले कई दहाइयों से हम सिर्फ कर्जे ले लेके गुजारा कर रहे हैं। तो साहब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पहले हम कर्ज़ा लेते थे पुराना कर्ज़ा वापस करने के लिए। ठीक। अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम नए कर्ज़े ले रहे हैं कर्ज़ों के ऊपर सूद अदा करने के लिए। ठीक। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, इसलिए कि चले आपने कर्ज़ा लिया और कर्ज़ा लेके वापस कर दिया, उसका सूद आपने ऐड कर दिया, वो भी सस्टेनेबल नहीं था, वो भी अब हमारी इकॉनमी उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब कर्ज़ा आप इसलिए ले रहे हैं कि कर्ज़ों के ऊपर सूद देना है, ठीक। तो सूद की रकम भी आपके डेट स्टॉक में चली गई, कर्जे कर्जा की भी रकम है। उसमें डेट स्टॉक में चला गया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसमें सिचुएशन ये है कि अगर इस साल का जो हदफ है एफबीआर की टैक्स कलेक्शन का वो 9,400 अरब रुपया है, ठीक। और उस जो एफबीआर की कलेक्शन का 9,400 है, उसके मुकाबले में जो कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी है वो 7,300 अरब रुपया ओह, है। इसका यानी एफबीआर जितने पैसे कमाएगा वो कर्जों में उसका चला जाएगा। 80% 70% में चला जाएगा। ठीक। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जो 9,400 अरब है एफबीआर का हदफ, अब होता है कितना नहीं होता वो तो बाद की बात है, उसमें भी 57%, 57.5% सूबों को चला जाता है। ठीक। कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू है, तो नेट आप नेगेटिव है तकरीबन 2,500 अरब रुपया जो वफाकी हुकूमत की आमदन है सिर्फ कर्ज़ों से सूद की जो अदायगी उससे कम है। ठीक। तो इसके अलावा आप दिफा के ऊपर खर्चा कर रहे हो, हुकूमत चला रहे हो, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाहें, सदर की तनख्वाहें, जजेस की तनख्वाहें, बाकी जो सब्सिडीज़ हैं, तरक्याती प्रोग्राम है, सारा जो सिलसिला है वो कर्ज़ों के ऊपर चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कर्जे सबसे ज़्यादा कहते हैं इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए थे, फिर अब नई नए अदादोशुमार है, बल्कि आपकी अपनी स्टोरी है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो दौर था उसमें उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो क्या सूरत है? बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। आपने बहुत सुना होगा इमरान खान साहब के मुंह से जी कि इन्होंने 30,000 अरब रुपए पे वो कर्ज़ा पहुंचा दिया। जब खान साहब खुद छोड़ के गए तो उसमें उन्होंने 80% इजाफा कर दिया। इसको ऐसे देख लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख का 1947 से लेकर 2018 तक जितना कर्ज़ा ऐड हुआ था उसके 80% के बराबर खान साहब ने 44 मंथ्स में ऐड किया। चलें, ये तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा है। अब उससे भी बुरा नंबर ये है कि जो पीडीएम की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने 16 माह में उससे भी ज़्यादा ऐड कर दिया। खान साहब ने ऐड किया 18,100 अरब रुपया 44 माह में। ठीक। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने सिर्फ 16 माह में 19,400 अरब रुपए का इजाफा किया, और उसका नतीजा आप देख लो, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एफबीआर के जो पैसे जितने कलेक्ट हो गए सूबों को हिस्सा देने के बाद, वो पैसे तकरीबन 2,500 अरब रुपया कम हो गए कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी से। तो ये सारा वैसे कर्जे लेते कहाँ से? बाहर से लेते हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी बैंकों से लेते हैं? कर्जा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती कहाँ से? सर दो मेजर ज़राए होते हैं, एक आपका अंदरूनी आपकी बैंक्स होती हैं, और बैंक्स के साथ फिर आप नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, और बाकी आप जो कर्ज़ा मुल्क के अंदर से जो लेते हैं, और दूसरा आप कर्ज़ा लेते हो गैर दूसरे ममालिक से लेते हो। आप IMF वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियाई तरक्याती बैंक है, उनसे लेते हो। तो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक इसका रेशो ऐसी है, तकरीबन 38 से 40% जो पाकिस्तान का कर्ज़ा है वो आपका गैर मुल्की है, करेंसी में है, और बाकी लोकल है। अब जो उसका नुकसान ये होता है कि जब आपका 40% के करीब आपका जो गैर मुल्की कर्ज हो जाए और जो टोटल डेट, तो फिर जब रुपए की कदर में कमी होती है तो उसकी जो अदायगी के लिए आपको रुपया चाहिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए डेट का जो स्टॉक है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे आपके रुपए की कदर गिरती है। तो इस ट्रैप से निकलने का कोई चांस है? और अगर कोई चांस है तो तरीका क्या होगा इसका? देखिए, मैंने जैसे अभी गुजारिश की आपको कि तरीके तो बड़े हैं, तरीके वो सारे अलमारियों में बंद पड़े हुए हैं, करना किसी ने नहीं है। फोकस जो होता है ना वो आपका
उस एरिया के ऊपर नहीं होता जहाँ पे होना चाहिए। अभी जैसे आपने बहुत आजकल शोर सुन रहे हैं कि चेयरमैन एफबीआर को बदल दो, टैक्स महसूलात में इजाफा करना है, 9% ऑफ जीडीपी से हमारा गुजारा नहीं होता। और भाई किसी ने ये बताया है कि अखराजात को भी कंट्रोल करना है, और जब अखराजात में कंट्रोल पे आती किस बात पे आती है जी कि वो जो कागज़ आप लेते हो प्रिंटर के उसको काट दो, कोई और छोटी मोटी चीज़ काट दो, चाय के बिस्किट जो है जहाँ पे 4 देते थे 2 दे दो, चाय 1 घंटा एसी बंद कर 1 घंटा एसी बंद करके इम्पोर्टेड टिश्यू से अपना पसीना साफ कर लो। इससे बचत नहीं होगी, असल प्रॉब्लम कहीं और है। ये जो आपका शरह सूद होगी ये आपकी इस वक्त 22% है, और जो सरकार को कर्जा मिलता है वो 23% के ऊपर मिलता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर जो वफाकी हुकूमत सूबों में जाके पंगे ले रही है कि जो आइन के तहत सूबाई मामला है, जैसे तालीम है, आपकी सेहत है, वहाँ पे आपको क्या आपकी तुक बनती है आप जाके वहाँ पे खर्चा करना शुरू कर दें। ये जितनी भी हेल्थ कार्ड स्कीम आ रही थी इमरान खान साहब की, या यूथ के जो बहुत सारे प्रोग्राम कुछ शहबाज शरीफ साहब ने लॉन्च किए, ये वफाक का काम नहीं। वफाक तो कंगला हो चुका है जो खुद हुकूमत कह रही है, तो कंगली हुकूमत जाके कैसे सूबों में खर्च कर रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, सब्सिडीज़ जो हैं वो, फिर टैक्स एग्जाम्पशन तो चले दूसरी साइड पे आ जाता है। तो आपका अगर टैक्स टू जीडीपी रेशो तकरीबन 8.5% एफबीआर की है, बाकी छोटे मोटे डाल लें तो तकरीबन 11% टोटल टैक्स पाकिस्तान में इकट्ठा होता है, उसकी जो इकॉनमी का साइज़ है। खर्चा जो है वो तकरीबन 19 से 20% है। तो खर्चे और इसका जो गैप है तो वो फिर आप कर्जों से पूरा करते हैं। और आप भी कोशिश सिर्फ ये हो रही है कि टैक्स महसूलात को बढ़ाओ, कितना बढ़ाएंगे आप, ठीक है, खर्चे को कम करें। अच्छा एंड कहाँ पे होंगी ये सारी चीज़ें अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाता तो? फिर देखिए एंड तो आपका तकरीबन हो चुका है उन मामलात की तरफ। आपकी जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी वो सरेंडर हो चुकी है। आप जितना मर्जी 6 सितंबर का यौम दिफा में ना लें, आज की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। उस वक्त तो आपने जहाज़ों से, तोपों से, टैंकों से पाकिस्तान का दिफा कर रहे थे, आज कैसे करेंगे? आज तो आपके डिफेंस जो आलात हैं वो भी आपके काम नहीं आ रहे, क्योंकि आप इकनॉमिकली आपका जो वेट है वो ज़ीरो हो चुका है। अब दुनिया में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, अमेरिका का अपना एक नया उसका पोजीशन बन रही है, कुछ उसकी ओवरऑल देखें ना, ग्लोबल पावर्स के जो सेंटर्स मर्ज हो रहे हैं, चाइना मर्ज हो गया, रशिया मर्ज हो गया, इंडिया हमारे हमसाए में मर्ज हो रहा है। पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता था कि स्ट्रेटेजिकली ऐसी खत्ते में ये वाक़या है, हमेशा दुनिया को हमारी ज़रूरत रहेगी। इस वक्त ना हमें गल्फ़ वाले मुँह लगा रहे हैं, ना हमें अमेरिकन मुँह लगा रहे हैं, ना चाइनीज़ मुँह लगा रहे हैं हमें। तो अब इससे ज़्यादा आप क्या आखिर होती है? जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हैं अल्लाह करे वो रहें, बाकी जो प्रॉक्सी वॉर्स का हम हिस्सा बनते रहे उसके नुकसानात जो अभी जो मामला तो सारे तो चीज़ें बहुत बुरे ट्रैक के ऊपर। अच्छा वैसे लोगों को सबसे ज़्यादा कंसर्न इस वक्त बिजली से है, तो बिजली में कोई उम्मीद की किरण है कि गवर्नमेंट IMF को राज़ी कर लेगी, कोई बिजली में रिलीफ मिल जाएगा, लोग अपनी बत्तियां जला सकेंगे या नहीं? देखिए IMF से कुछ रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि अगर आपको कुछ किस्तें हो भी जाती हैं आपके बिल की, तो बिल तो आपने फिर भी देना है। और बात यहाँ पे नहीं रुक रही। अभी जो टैरिफ इंक्रीज उन्होंने सो किया वो इम्प्लीमेंट भी कर दी, लोगों की चीखें निकल गई। आगे आ रहा है क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आपकी आ रही है, सेमाही बुनियादों पर जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, फिर मंथली बुनियादों पर जो कीमतों में इजाफा हो रहा है। और फिर जब ये अभी आपकी कमर सीधी नहीं होगी इन सारी चीज़ों से, अगले साल का जुलाई फिर आ जाएगा, जब अगले साल का जुलाई आएगा तो फिर इसी तरह का एक और बोझ पड़ेगा। तो पावर सेक्टर तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक पूरे मुल्क से आप यकसां बिजली का निज़ाम ख़त्म नहीं करते। ठीक, आप सखर का फैसलाबाद का रेट अलहदा नहीं करते, तब तक आपका पावर सेक्टर ठीक नहीं होगा। जब तक जो लोग आपके इन्वॉल्व हैं चोरी में, वापटा की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको आप नौकरियों से नहीं निकालते। अगर मोहम्मद अली जो इंटरम एनर्जी मिनिस्टर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, वो इनफेक्टिव है जब तक वो 15-20 लोगों को सैक नहीं करेंगे। जब तक पैगाम ऑन द ग्राउंड नहीं जाएगा कुछ भी नहीं होगा। अब देखें ना, उन्होंने खुद ये दादोशुमार दिया है कि 589 अरब रुपए जो हैं वो बिजली चोरी हो रही है इतने। तो जब गवर्नमेंट ये कह रही है चोरी हो रही है तो फिर गवर्नमेंट को तो रोकना चाहिए ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैनेजमेंट फेलियर है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो फिर उसका जो बिल है वो आपके खाते डाल देते हैं या मेरे खाते डाल देते हैं, तो उससे हम लोग कितनी देर ये बर्दाश्त करेंगे? देखिए अब तो ख़त्म होगी ना बात। पहले ये कहा जाता था कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते, आप बिल्कुल ना सब्सिडी नहीं दें। अब सब्सिडी सिवाय 200 यूनिट के अंदर, और 200 में भी वो एक क्लास है, तमाम जो 200 यूनिट्स के कंज्यूमर्स उनको सब्सिडी नहीं मिलती, उसके अंदर भी एक क्लास है जिसको ये कहते हैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर। जो नॉन प्रोटेक्टेड है उनको तो सब्सिडी दे नहीं रहे। अब मेरा ख्याल है कि जो रफली को इस वक्त सब्सिडी पाकिस्तान में मिल रही है वो 6% की आबादी को मिल रही है। 6% जो आपके कंज्यूमर उसके, ठीक, बाकी तो सब्सिडी किसी को मिल नहीं रही। अब आपके जो इस वक्त जो तकरीबन 53 या 54 रुपए आपको फी यूनिट बिजली की कीमत पड़ती है, ठीक है, सारे टैक्सेस डाल के, सरचार्जेस डाल के। इसके अंदर 17 रुपए फी यूनिट है कैपेसिटी चार्जेस, ठीक है। जो पावर प्लांट्स लगाए गए उनके लगाने का जो खर्चा वो डाला हो इसके अंदर, वो कर्जा लेते हैं, और कर्जे का जो सूद है और उसके कर्जे की जो प्रिंसिपल की भी अदायगी वो बिजली के बिलों से होती है, ठीक है। और उसके साथ फिर अगर वो उनके पास पावर प्लांट लगा हुआ है
वो बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन कम बिजली पैदा करना नहीं, हुकूमत काम उनसे लेती है। ठीक है, उनके पास कैपेसिटी है, हुकूमत कहती है हम नहीं ले सकते, ठीक, उसकी भी उनको अदायगी करनी है। तो 17 रुपये फी यूनिट तो वही लगा हुआ है। तो अब ये सस्टेनेबल नहीं रहा, सब्सिडीज तो खत्म हो गया, वैसे लोगों की कमर टूट चुकी, इस तरह के चार्जेस, चोरी का आपने बोला, फिर लाइन लॉसेज है वो इसके ऊपर डाला हुआ है सारा, तो अब तो बहुत बुरे हालात हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजली में भी कोई रिलीफ का चांस नहीं है। रिलीफ मैंने बोला ना, किस्तों का रिलीफ मत समझिएगा। अगर कल कोई अनाउंस कर दे कि इतने के साथ आप दे दें अगस्त के बिल की, तो डोंट टेक इट सीरियस। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब हम तो IMF के हाथों फंसे हुए, कि IMF ने मजबूर किया है कि आप बिजली महंगी करके बेचें। देखिए बिल्कुल IMF की तो ये शर्त है। अब IMF सीधी बात कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके इस साल जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो पावर सेक्टर है उसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोई तकरीबन 3,500 अरब रुपए की है। ठीक, उसके अगेंस्ट इनकी जो रिकवरी है वो कोई 2,800 अरब रुपए की है। ठीक, उस 2,800 में भी कुछ उनको पैसे दे देते हैं ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, उनके मार्जिन होते हैं, मुनाफा वगैरह, को 2500 अरब रुपये इनके पास बचता है। 25 और उसके अंदर कोई 1,000 अरब का तकरीबन फ़र्क है। वो 1,000 अरब वो किधर से आप पूरा करोगे? वो कहते हैं फिर, और ये भी इसके बावजूद तो कि आपने बिजली की कीमतें बढ़ानी है, तो बिजली की कीमतें भी बढ़ानी है और वो उसके बावजूद इनएफिशिएंसी भी हैं। वो एक सीधी बात कहते हैं, उन्होंने कहा या अपने निज़ाम ठीक कर लो, नहीं कर सकते तो फिर कीमतें बढ़ा के पैसा इकट्ठा करके तो अदायगियाँ करो। बजट से अब आपको हम एक ख़ास हद से ज़्यादा बजट से पैसा नहीं देने देंगे। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा डॉलर कंट्रोल होगा या नहीं होगा जी पाकिस्तान? क्यों नहीं होगा? आज आपने देखा नहीं, डंडा चलाया आर्मी ने, स्टेट बैंक को भी डंडा किया और उधर से भी उनको डंडा चलाया आर्मी ने। तो आज आपने 11 रुपये आपका ओपन मार्केट में कैसे गिर गया? ठीक है, आज कैसे फैसला हो गया कि जो स्टॉक आपकी नॉट स्टॉक जो आपकी एक्सचेंज कंपनीज हैं, ठीक, जो रुपए का लेन देन करती हैं, डॉलर का लेन देन करती हैं, उनके खिलाफ एक्शन हुआ आज। ठीक। आज स्टेट बैंक ने उनको 3 माह की डेडलाइन दे दी कि अपने निज़ाम ठीक करो, एक कैटेगरी में आ जाओ, बाकी चीज़ें ठीक करो, वरना बंद 3 माह के बाद। तो कैसे ठीक हुए? तो अगर करना चाहे तो हो सकता है। वैसे डॉलर के लिए कर क्या रही है वैसे एस्टैब्लिशमेंट के, किस तरह कंट्रोल करेगी अब? देखिए इस वक्त जो मसला आ रहा है ना वो ओपन मार्केट से आ रहा है, और ओपन मार्केट में जैसे एक्सचेंज कंपनीज हैं, वो जो डॉलर की कीमत थी वो 333-335 रुपये पे चली गई थी, आज 312-315 पे आ गई है। वो अच्छा खासा कमी आ गई। ये कैसे हुआ और उसके फैक्टर्स क्या हैं वो देखने की जरूरत। 3-4 बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से ओपन मार्केट में रेट ऊपर जा रहा है। ईरान से जो स्मगलिंग हो रही है डीजल की और बाकी चीज़ों की, उसकी जो अदायगी होती है या तो उसके अगेंस्ट स्मगल गुड्स जाती हैं, चीनी पाकिस्तान से चलेगी, बाकी जो गैप है वो फिर आप डॉलर्स ओपन मार्केट से ख़रीद के देते हैं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड, उसकी कुछ अदायगियाँ जो हैं वो आपकी ओपन मार्केट से होती हैं डॉलर ख़रीद के। इसी किस्म के कुछ और भी लवाजमात हैं हमारे जो हमने पाले हुए हैं। ठीक, तो और ये जब तक चीज़ें आप ठीक नहीं करेंगे, यानी अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं करेंगे, ईरान के बॉर्डर को कंट्रोल नहीं तो करेंगे, तब तक ये चीज़ें जो लोग मार्केट से डॉलर खरीद रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं वो बैंकों में भी जमा नहीं करवा रहे, उनको भी पकड़ने। और वो जो अब जैसे मैं जाता हूँ या आप जाते हैं, हमने अगर बाहर भी जाना तो हम उनसे 400-500 डॉलर भी लेने जाए, हमारी तस्वीर भी खींची जाती है, हमसे CNC की कॉपी भी ली जाती है। और वो जब आप ऑफिशियल रेट के ऊपर उनसे कहते हैं इंटर बैंक का और ओपन का जो फ़र्क है, मतलब जो भी उन्होंने लिख के रेट लगाया होता है, आप उससे 5 रुपये फी डॉलर उनको ज़्यादा दें, आप 10,000 डॉलर उठा के ले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं आपको। ठीक। फौज वैसे सीधी हो गई है इस लिहाज से कि वो इकानमी को कंट्रोल करेगी और ये इस टाइप की जो बदमाशियाँ चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म? देखिए चौधरी साहब, ये अब जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है जिसमें बाकायदा एक रोल आ गया आर्मी का, और वो तो एक चीज़ होगी, वो आके मेज़ के ऊपर बैठ गया एज अ स्टेक होल्डर इन द इकनॉमिक डिसीजन मेकिंग, वो तो एक चीज़ होगी। अब दूसरा जो मुझे कुछ अब सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ इनकी मीटिंग्स जो इजलास हो रहे हैं मिलिट्री के, बाकी लोगों के साथ, बिजनेसमैन के साथ, उससे वाइब्स ये आ रही है, और इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट में भी जो हो रही है, इनकी मिनिस्ट्रीज़ के भी करते हैं ये रिव्यूज़, वाइब्स ये आ रही हैं कि मिलिट्री ने अब एक मैसेज दे दिया कि चीज़ों को, मामला को ठीक करो। अब पैगाम तो चला गया, उसका आपने आज रिएक्शन भी देख लिया कि जी वो एक्सचेंज कंपनीज़ के ऊपर एक्शन भी हो गया, कुछ और 1-2 और चीज़ें भी हो रही हैं। तो क्या ये सस्टेनेबल है, और ये क्या ये जो पैगाम दिया गया वो नीचे तक जाएगा, क्या बॉर्डर्स तक भी जाएगा, क्या स्मगलिंग भी ये रोक पाएंगे? मेरे ख्याल इसमें 1-2 माह का भी वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे महसूस होता है कि राना साहब का ख्याल ये है कि इकानमी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती, सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, यानी खुद को ठीक करें, अपनी नीयत ठीक करें, फिर जाके कोई पाकिस्तान की इकानमी स्टेबल होगी, और अगर इकानमी स्टेबल होगी तो मुल्क चलेगा, वैसे मुल्क नहीं चल सकता।